तो दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप 17 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रहा है। जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको डेली का डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेगा। हमारे यहाँ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको 17 बीपीएससी का मैं डाल रहा हूं। अभी तक 5 टेस्ट सीरीज डाला गया है और एग्जाम होते तक दोस्तों आपको 50 टेस्ट सीरीज में दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको एक भी बीपीएससी पीटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे टेस्ट से ही रहेंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए। यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। और दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ हमारे करंट अफेयर्स में रहता है, जिससे आपको एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल या बिहार का। पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो दोस्तों देर न करिए, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को देहांत हो गया। उन्हें कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को देहांत हो गया। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इनका जन्म स्थान सुपौल जिले का हुलास नगर है। शिक्षा इनकी बीएड यूपी से म्यूजिक में एमए किया था इन्होंने। पिता इनके सुखदेव ठाकुर थे। पति स्वर्गीय ब्रज किशोर सिन्हा थे। बच्ची अंशुमन सिन्हा और वंदना। 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। 1978 में पहली बार उबहू सुरेश देव गाना रिकॉर्ड किया। 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में एंट्री ली। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया। छठ विवाह मुंडन जनेऊ विदाई श्रद्धांजलि में गीत गाए गए। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। छठ पर्व पर उनके गाए गए गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। देखिए दोस्तों, इनको 1991 में पद्मश्री मिला, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारे अवार्ड और बहुत ही चर्चित कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, इसके लिए मुझे बहुत दुख लग रहा है दोस्तों। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार के किसानों को महाराष्ट्र के किसानों की तरह गन्ना उत्पादन में दक्ष बनाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों उस योजना का नाम है गन्ना यंत्रीकरण योजना। बिहार के किसान अब महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यंत्रीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान भी दिया जाएगा। किसान समूह को 70% या अधिकतम 90 लाख तक का अनुदान मिलेगा। देखिए दोस्तों, 3 लाख हेक्टेयर रकबे में गन्ने की खेती राज्य में होती है। 90 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। व्यक्तिगत किसानों को यंत्र पर 50% अनुदान दिया जाएगा। एससी एसटी के वर्ग के आवेदकों को यंत्रों के मूल्य पर 60% का अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह के वर्ग ए को 70% अधिकतम 8,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2023-24 में 190 लाख मैट्रिक टन अनाज उत्पादन का अनुमान कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है। पेराई सत्र 2023-24 के अंतर्गत राज्य की चीनी मिलों द्वारा 67.72 लाख टन गन्ने का पेराई करते हुए 10.77% की रिकवरी के साथ 6.88 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। बिहार के प्रमुख ईख उत्पादक जिलों में पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप याद रखिए। बिहार में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो रोहतास जिले में दोस्तों तिलौथू रोहतास के हाई स्कूलों में स्थापित स्पेस लैब में अंतरिक्ष यान सम्मेलन आयोजित किया गया। बिहार में प्रतिभा की खोज करने निकले इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने तिलौथू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को आयोजित अंतरिक्ष यान सम्मेलन में कहा कि 5 नवंबर का दिन हमारे इसरो के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 में इसी दिन हमने मंगलयान और चंद्रयान को लॉन्च किया था। हम पहली बार चांद के साउथ पोल पर लैंड किए थे। इस अवसर पर विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित रहे। बिहार के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है? तो दोस्तों अजगैबीनाथ किया जाएगा। सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा। इसको लेकर रेल मंत्री से
बात हुई। अजगैबीनाथ धाम के नगर परिषद ने सरकार के पास नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे बिहार सरकार जल्द ही रेल मंत्रालय को भेजेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा। अजगैबीनाथ मंदिर या अजगैबीनाथ धाम भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है और यह पवित्र नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन इंडियन क्रिकेटर टीम अंडर 19 में हुआ है? तो दोस्तों, बिहार के वैभव सूर्यवंशी को मिला बेहतर खेल का इनाम। अंडर 19 इंडिया टीम में इनका चयन हुआ है। ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। यूएई में 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में बिहार के वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने वैभव से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। फतुहा के सूर्यवंशम राज का भी चयन अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। समेकित बाल विकास की रिपोर्ट में बिहार के कितने जिलों के 1,78,034 किशोरियां शारीरिक रूप से कमजोर हैं? तो दोस्तों, 13 जिलों में यह शिकायत आई है। 46,000 किशोरियों को वर्तमान में इनके जो शारीरिक कमजोरी है इससे निजात दिलाने के लिए राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना अभी 13 जिलों में चल रही है। इन जिलों में उन किशोरियों को आईसीडीएस से जोड़ा गया है जो शारीरिक रूप से कमजोर है। इन्हें दवा के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार भी दिए जाते हैं। बिहार के 13 जिलों में किशोरी बालिका योजना चल रही है। इन 13 जिलों में किशोरियों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जाता है। इन्हें राशन उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार के पटना, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी में योजना चल रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। पटना किलकारी के किस छात्र को कोसी मंच गौरव सम्मान 2024 से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों, सुमन कुमार को। अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया के तीसरे राष्ट्रीय महाधिवेशन में 19 नवंबर को डॉक्टर रामबली प्रवीण स्मृति पर्व मनाया जाएगा। इसमें पटना किलकारी के छात्र सुमन कुमार को कोसी मंच गौरव सम्मान 2024 से नवाजा जाएगा। सुमन कुमार 14 वर्ष में किलकारी से जुड़े थे। बिहार के किस जिले के पीरपैती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, भागलपुर में 800 मेगावाट की 3 इकाई का इसमें निर्माण किया जाएगा। बिहार ने केंद्र सरकार को फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेज दी है। भागलपुर के पीरपैती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। पीरपैती में बिजली उत्पादन की क्षमता जानने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई। इसमें कहा गया है कि यहां 800 मेगावाट की 3 इकाई बन सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर किस राज्य की तर्ज पर कचरा प्रबंधन का मॉडल विकसित करेगा? तो दोस्तों, गोवा के तर्ज पर। शहरों में कचरा एक समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। समय के हिसाब से इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि इसका सीधा प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। इस कारण अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि समेत अन्य अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए जरूरी कवायद करेगी, ताकि शहर से निकले कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके। इसके लिए गोवा के अपशिष्ट प्रबंधन निगम द्वारा तैयार मॉडल पर बीएयू काम करेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम गोवा को भेजा गया है, जो इस मॉडल पर काम को आगे बढ़ाएगी। बीएयू के कुलपति प्रोफेसर दुनियाराम सिंह ने हाल ही में संपन्न प्रसार शिक्षा की बैठक में वैज्ञानिकों को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि खेतों का अपशिष्ट जैसे पराली समेत शहरों से निकलने वाले कचरा वातावरण के लिए घातक है। इस कारण बीएयू इस पर भी काम कर रहा है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? दोस्तों, यूएस के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। उन्होंने कमला हैरिस हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर दिया। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों, भारत ने। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं।
एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने की साझेदारी की है? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। तो दोस्तों, महारत्न पीएसयू एनटीपीसी और ओएनजीसी ने अपनी सहायक कंपनियों एनटीपीसी और ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से नवीकरणीय और नई ऊर्जा के पहल को बढ़ावा देने के लिए एक 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है। यह संयुक्त उद्यम सौर, पवन ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमानन ईंधन और ई गतिशीलता जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगा। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। चिंदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिने सिलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुकी है। हाल ही में आईएसए यानी इंडियन सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, आशीष खन्ना को। हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। नई दिल्ली में 7वीं आईएसए असेंबली में यह घोषणा की गई। आईएसए का उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों की सेवा में सहायक होगा। ब्रिस्बेन में यह भारत का चौथा वाणिज्यिक दूतावास है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज हैं। भारतीय वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? तो दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री फाम मिनचिन है। हाल ही में लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकिन्टन को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। 31 वर्षीय जांगड़ा, जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने। हाल ही में थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा यहाँ की थाई बात है। राजा वजीरोलोंगकोर्न है। आधिकारिक भाषा थाई है। पैंगटोकटार सिनवात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। वह देश की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उनकी उम्र मात्र 37 साल है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितना एजुकेशन लोन दिया जाएगा? तो 7.5 लाख। 6 नवंबर नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय योजना है। इसका मकसद मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सके। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ब्याज पर 3% की ब्याज की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यह सब्सिडी 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से ही दी जा रही पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है।
इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से ज्यादा छात्र आएंगे। इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुणे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नवंबर 2024 को अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में तैयार किया गया है। इसे डेवलप करने में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। इंद्रायणी नदी के किनारे 50 एकड़ जमीन में बने यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का निर्माण फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चर और हिस्ट्री द्वारा किया गया है, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट अमर प्रेरणा ट्रस्ट का एक प्रभाग है। अमर प्रेरणा ट्रस्ट के अध्यक्ष अभय फिरोदिया अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र के संस्थापक है। संग्रहालय 3.5 लाख वर्ग फीट की वातानुकूलित और क्यूरेटेड जगह में बना है। इसमें 30 डिजाइन की गई गैलरी है जहां जैन मूल्यों का सार प्रस्तुत किया गया है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय वर्मा बने हैं। आलोक राज बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों यह रहा 4 से 6 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई